सभी को आज हम फिजिक्स के अंदर पहले चैप्टर आवेश एवं आवेश गुणधर्म का थर्ड पार्ट, इसमें नई हेडिंग है कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम नियम पढ़ा था अपन ने, वो क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उसका आपने को क्या करना है, सदिश निरूपण करना है। अब सदिश निरूपण करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल है x एंड y, इसके अंदर एक आवेश है वो q1 है, जिसका स्थिति सदिश है वो है r1 वेक्टर, कितना r1 वेक्टर, और एक अपने पास है दूसरा q2 और जिसकी स्थिति सदिश है वो दे रखा है। स्थिति सदिश हमेशा ओरिजिन से आता है, मूल बिंदु से आता है, वो दे रखा है आपको r2 वेक्टर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे q1 के कारण q2 पर बल लगेगा, किस पर, q1 के कारण q2 पर बल लगेगा, उसका नाम दे दिया मैंने F21। किस पर है, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। जो ये जो दूरी है वो मैंने दे दी r21 वेक्टर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं q2 के कारण q1 पर कितना लगेगा, तो q2 के कारण q1 पर है तो F12 लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर, मतलब 1 पर किसके कारण, 2 के कारण F12, ठीक है। अपने पास यहाँ पे ये जो दूरी है ये इस दिशा में अपन ने ले लिया, कितना ले लिया, r12 वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं q1 पर q2 के कारण बल, देखिए q1 पर q2 के कारण बल चाहिए तो अपने पास आएगा F12 वेक्टर, वो कितना होता है कि q1 q2 अपॉन बीच की दूरी, ये r12 है तो ये मैंने ले लिया r12 वेक्टर का स्क्वायर, और फिर देखो ये वेक्टर है जबकि ये k कांस्टेंट होता है, स्केलर मतलब अदिश राशि, ये अदिश फिर स्क्वायर हो गया तो भी अदिश हो गया। अपने को सदिश चाहिए तो अपन इकाई सदिश लगा देते हैं, L r12 का क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। अब आप बताइए कि आपने एक चीज पढ़ी है, a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन में मोड a होता है, उसी प्रकार r12 का कैप इक्वल्स टू r12 वेक्टर अपॉन में r12 का मोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो अपने पास आएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा r12 वेक्टर अपॉन में r12 का मोड हो जाएगा। अब जैसे रखेंगे F12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन यहाँ स्क्वायर और एक ये पड़ा है तो r12 वेक्टर का मोड का 2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, r12 वेक्टर हो जाएगा। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे देखिए इसको नाम दे दिया मैंने a और ये दे दिया b, तो इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे। कौन सा, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है, सदिश योग के अंदर अगर दो भुजाएं एक ही दिशा में होती है, एक सेम समान क्रम में होती है, एक ही ऑर्डर में होती है, तो तीसरी वाली उसके विपरीत क्रम में होगी और दोनों के योग के बराबर होगी। तो इसके अंदर देखिए r1 इस तरह से, मेरे को r12 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, इसमें देखिए तो ये r2 इधर जा रहा है, r12 इधर जा रहा है, ये रहा, तो इसके अपोजिट में ये आ रहा, त्रिभुज नियम ये हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखना है, मेरे को r2 वेक्टर प्लस इस दिशा में r12 वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये अपोजिट में हो गया उल्टा, तो ये हो गया r1 वेक्टर। तो अगर मेरे को चाहिए r12 वेक्टर चाहिए तो ये उधर जाएगा, तो r1 वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा, r2 वेक्टर हो जाएगा। अब ये चीज यहां रख देते हैं तो कितना आएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू, यहां पड़ा आपके पास k q1 q2 अपॉन
ये Q बाय R12 का ये ले लिया Q और इसकी जगह ये लिख देता हूं, तो ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब फिर चलते हैं Q2 पर Q1 के कारण बल। अब यहां पे कितना है, F21 है। क्या है, Q2 पर Q1 के कारण कितना है, F21। तो कितना मिलेगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 का कैप हो जाएगा। जैसे इसमें किया R12 का कैप, उसी तरह यहां कर देंगे तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो ये आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब और यहां लिख दिया R21 वेक्टर लिख दिया। ये कैप को मैंने हटा दिया। अब देखिए, फिर से देखिए त्रिभुज नियम से, इससे त्रिभुज नियम से। अब इसमें क्या है, अब R21 इस दिशा में है तो ये और ये सेम क्रम में है, समान क्रम में है, और ये क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम में हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, R1 वेक्टर और ये आया R21 वेक्टर इक्वल्स टू में R2 वेक्टर। अगर मेरे को चाहिए R21 वेक्टर चाहिए तो ये करूंगा R2 माइनस R1, तो ये चीज यहां रख दी तो आया F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और यहां लिख दिया मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर यहां पे मैंने माइनस ले लिया, कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू K, तो K यहां पे माइनस कॉमन लिया तो Q1 Q2 अपॉन ये कितना R21 वेक्टर का क्यूब और यहां हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो अपने पास देखिए ये 1 2 इधर की ओर है, 2 1 इधर की ओर है, लेकिन जो बीच की दूरी तो सेम रहेगी ना। तो चूंकि अपने पास R12 का मोड और R21 का मोड दोनों की वैल्यू क्या रहती है, समान रहती है, तो दोनों इसके अंदर है 2 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 लिख सकता हूँ। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू आया माइनस का K Q1 Q2 अपॉन इसको लिख दिया R12 का मोड का क्यूब कर दिया और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस क्या कर दिया, R2 वेक्टर। ये रख दी समीकरण नंबर 2। अपने को क्या पता चला है, समीकरण 1 व 2 से, एक तो ये रही जिसके अंदर R1 माइनस R2 है और ये 2 रही जिसके अंदर माइनस आ जाता है। तो अपने को पता चला कि F12 वेक्टर इक्वल्स टू ये माइनस में है और सब बाकी सेम है, खाली माइनस का फर्क है, और ये हो जाएगा F21 वेक्टर। तो ये क्या है कि यहाँ पर 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल और 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल का परिमाण समान रहता है, किंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। परिमाण क्या होगा, परिमाण तो होता है समान और दिशा क्या होती है, विपरीत। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। न्यूटन का जो तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान होते हैं लेकिन उल्टे होते हैं ना, वैसे यहाँ पे है तो इस पर जो लगने वाला इसके कारण बल है वो और इस पर इसके कारण लगने वाला बल समान होगा, लेकिन दिशाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और यही कूलॉम नियम का सदिश निरूपण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कूलॉम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कूलॉम नियम कब कब लागू होगा, कब कब नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहला है कि कूलॉम नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए होता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ये बिंदु आवेशों के लिए क्यों होता है, अगर बड़े हो गए, अगर आवेश बड़े होते हैं उस अवस्था के अंदर कूलॉम नियम के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण नियम भी लग सकता है।
तो अगर बिंदु आवेश होंगे तो गुरुत्वाकर्षण नगण्य होगा और खाली क्या होगा, विद्युत बल या कूलॉम बल उपस्थित होता है। तो बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। और दूसरी बात है यह, अगर दो अपने पास यहाँ पे Q1 और Q2 है और ये जो बीच की जो दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो वहां पे कूलॉम बल न लागू होके नाभिकीय बल लागू हो जाता है। तो ये है 10⁻⁻, तो ये लिख रहा हूं मैं, दोनों आवेशों के मध्य दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम दूरी पर क्या हो जाता है, नाभिकीय बल कार्य करता है और कूलॉम बल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दोनों आवेशों के मध्य 10⁻⁻15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि यह केवल दो बिंदु आवेशों के मध्य होता है, अन्य आवेश की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब देखिए आप, तो ये है कि अगर दो बिंदु आवेश है उनके मध्य कूलॉम बल लगेगा, उसके पास में अगर दूसरा कोई आवेश पड़ा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दो बिंदुओं के बीच में होता है। चौथा पॉइंट होता है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या चीज है, क्या आपने ये चीज पढ़ी है कि Q1 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो बात की थी अपन ने कि F समानुपाती 1/R² होता है, तो व्युत्क्रम भी है और वर्ग भी है। तो इस तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल का मान है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। R के मान बढ़ने से बल का मान कम होता जाता है, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। तो ये अपने पास वर्ग व्युत्क्रम नियम इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण सिद्धांत। अब अध्यारोपण सिद्धांत, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का मतलब ये हो गया, आपके पास एक से ज्यादा आवेश है, एक से ज्यादा आवेश, मेरे पास एक Q0 आवेश है जिसकी स्थिति सदिश है R0 वेक्टर, ठीक है। और अपने पास एक है Q1 है जिसकी स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। अपने पास एक Q2 है जिसकी स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। इसी प्रकार से अपने पास है एक Qn और जिसकी स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। x और y तल के अंदर मेरे पास यहाँ पे Q1 Q2 Qn इस तरह से n आवेश पड़े हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, इसलिए Rn वेक्टर हो जाएगा। अपने पास एक फ्रिक्शन आवेश Q0 पड़ा है। इसने क्या बोला, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण सिद्धांत। तो इसका अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, उसे अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अपने पास मान लीजिए Q0 है, ये Q0 है, इस पर बल चाहिए, कुल बल चाहिए, तो Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण लगने वाला बल, इसी प्रकार Qn के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे Q1 के कारण Q0 पर जो लगने वाला बल है वो अपने पास ले लिया F01 ले लिया, ठीक है। और ये जो दूरी है वो ले ली अपन ने R01 वेक्टर। और इस Q2 के कारण जो लगने वाला जो बल होगा किस पर,
Q0 पर वो ले लिया अपन ने F02 और ये जो दूरी है वो ले ली अपन ने R02 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार Qn के कारण जो लगने वाला जो बल होगा वो अपन ने ले लिया F0n वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा R0n वेक्टर हो जाएगी, इसकी स्थिति सदिश हो जाएगा। तो अध्यारोपण का ये बोल है, अध्यारोपण सिद्धांत से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, सदिश योग के तुल्य होता है। इसका मतलब ये हुआ F टोटल बल मैंने ले लिया, F ले लिया, तो इसके कारण जो लगने वाला बल है Q1 के कारण Q0 पर वो कितना है F01 वेक्टर प्लस 2 के कारण कितना हो रहा है F02 वेक्टर प्लस इसी प्रकार से n के कारण कितना लग रहा है F0n वेक्टर लग रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे मेरे को F01 चाहिए, तो Q1 के कारण Q0 पर बल वो कितना हो रहा है अपने पास F01 वेक्टर और ये कितना हो गया कि Q1 की जगह अपने पास कितना पड़ा Q0 और ये है Q1 अपॉन बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको R01 वेक्टर का मोड का स्क्वायर और R01 का केप, इसको क्या दे दी समीकरण नंबर 1। और Q2 के कारण Q0 पर बल वो कितना होगा F02 वेक्टर होगा और ये कितना हो जाए KQ0 Q1 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर और R02 का केप और ये समीकरण नंबर दे दी 2। इसी प्रकार Qn के कारण Q0 पर बल वो कितना होगा F0n वेक्टर होगा और वो होगा KQ0 Qn, सॉरी यहाँ पे 2 है और ये हो जाएगा R0n वेक्टर का स्क्वायर और R0n का केप और ये समीकरण नंबर कितने कर दिया अपने 3। तो अपने पास जो कुल बल है यहाँ पे अपन लिखे कुल बल वो कितना होगा F वेक्टर इक्वल्स टू F01 की वैल्यू कितनी पड़ी है KQ0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया R01 का K, ये हो गया KQ0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का K प्लस प्लस तो लास्ट वाला कितना है KQ0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर और R0n का K। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुल बल की। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है F वेक्टर इक्वल्स टू K कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो और क्या आ रहा है Q0 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर और R01 का K। यहाँ पे क्या बच गया Q2 बच गया अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर और R02 का K प्लस प्लस यहाँ पे Qn अपॉन R0n वेक्टर का मोड का स्क्वायर और R0n का केप। अब देखिए इन सबको एक साथ लिख रहा हूं मैं, इन सबको एक साथ लिख रहा हूं, तो F वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखना KQ0 पड़ा है, ये रहेगा KQ0। अब देखिए ये सारे योग के रूप में, तो मैंने लगा दिया एक सिग्मा या समीशन। ठीक है, अब देखिए Q1 है तो यहाँ पे 1 1, 2 है तो 2 2 0 सेम रह रहा है, n है तो यहाँ Qn नीचे R0n और R0n का K। तो ये ऐसा लिख दिया मैंने
कि Q0 पड़ा है, इसको लिख दिया मैंने Q आयोटा या Q आई अपॉन R0I वेक्टर का स्क्वायर और R0I का कैप। ठीक है, और यहां पे I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए 1 से हो रही है, तो 1 कहां तक जा रही है, n तक, तो ये ऊपर आ जाएगी n। ये अपने पास क्या हो गया, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण सिद्धांत हो गया। तो कुल मिला के बात ये हो गई, इस पर जो कुल बल होगा वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा 4e r दूरी पर स्थित है, अन्य आवेश q को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य कहां रखें कि संतुलन में रहे। अब अपने को क्या करना है, संतुलन में रखना है। कुल मिला के बात ये है कि अपने पास एक तो 9e जिसका 9 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश है, और एक है 4e, दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो दे रखी है अपने को कितनी, r। तो उनके बीच के अंदर कहीं पे भी एक आवेश कहां रखें कि ये क्या रहे, संतुलन में रहे। मतलब ये जो दूरी है इस 9e से कितनी दूरी पर या 4e से कितनी दूरी पर रखें कि ये संतुलन में रहे। इसके लिए मान लीजिए मैंने इस आवेश से ये जो दूरी है वो कितनी ले ली, x ले ली, कितनी, x। ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस x हो जाएगी, ये r माइनस x हो गई। अब देखिए 9e तथा q के मध्य बल वो कितना होगा, F1 ले लेता हूं मैं, F1 इक्वल्स टू यहां पे कितना होगा, K Q1 की जगह कितना है, 9e है, और Q2 की जगह कितना पड़ा अपने पास, Q। बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x, तो ये x स्क्वायर हो गया। ये समीकरण नंबर कितनी दे दी अपन ने, 1। अब है 4e तथा Q के मध्य बल वो कितना होगा, इसको दे दिया F2, और ये है K 4e, Q1 की जगह Q2 जगह कितना है, Q, और जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, r माइनस x का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 2। अब बात आती है संतुलन की अवस्था में। संतुलन की स्थिति में यहां पे क्या होगा, F1 बराबर कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 का मान कितना है, देखिए F1 का मान ये रहा, K 9e, ये Q अपॉन में कितना है, x स्क्वायर। इसका मान कितना है, F2 का K और 4e Q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो, ये K कट रहा है, E कट रहा है, Q कट रहा है, ठीक है, ये कट गया। यहां से बचा 9 बटा x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 बटा r माइनस x का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब अपन क्या करते हैं, फिर ये वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 3 बटा x हो जाएगा, हालांकि प्लस माइनस करते हैं, एक बार प्लस ही लेते हैं, ये 2 बटा r माइनस x हो जाएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3r माइनस x इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x इक्वल्स टू 2x, ये उधर जाके प्लस में, तो 3r इक्वल्स टू 5x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बटा 5r आ गई। तो ये r के मध्य है, तो 3 बटा 5r आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है कि 9e से 3 बटा 5r दूरी पर रखना पड़ेगा Q, तब जाके क्या हो जाएगा, ये संतुलन में रहेगा। या फिर कह सकते हो कि r माइनस x करोगे तो ये 4e से रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के अपने पास क्या हो गई, ये दूरी हो गई, और इनके इस दूरी पर रखने पर जो इसके कारण लगने वाला बल F1 और F2 का मान बराबर होगा, और ये संतुलन में रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 समान आवेश प्रत्येक का मान Q है, A भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है, प्रत्येक आवेश पर
शेष अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए अपने पास एक वर्ग ले लिया, ये वर्ग है, जिसको दे दिया अपन ने ए बी सी डी, ठीक है। प्रत्येक कोने पर Q आवेश स्थित है, ये भुजा है, वो है अपने पास A। किसी एक कोने पर बाकी कोनों के कारण बल चाहिए, परिणामी बल चाहिए, तो कोई सा भी कोना उठा लो, मान लीजिए मैंने ये उठा लिया C, तो अब C उठाया तो A के कारण या फिर इस B के कारण जो लगने वाला जो बल होगा C पर, वो इस दिशा में लगेगा, वो कितना कर दिया मैंने F1 कर दिया। इस D के कारण जो लगने वाला बल होगा वो इस दिशा में होगा, उसको नाम कितना दे दिया F2। और इस A के कारण जो लगने वाला जो बल होगा वो इस दिशा में होगा, और इसको नाम दे दिया कितना F3 दे दिया। तीनों का गया। अब इसमें परिणामी बल पूछा है, तो परिणामी बल पूछा है तो वो कितना होगा। अब देखिए आप, अब F1 और F2 के कारण ये दोनों किस पे 90 डिग्री पे, इन दोनों के कारण जो बल होगा अपने को मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा इस दिशा में मिलेगा। तो देखते हैं कितना होगा। ये कितनी होती है, इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण हमेशा कितना होता है a√2 हो गया। अब चलो देखते हैं B के कारण C पर बल, वो कितना है F1, इसका मान कितना होता है K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, तो ये Q² बटा दूरी कितनी दे रही है आपको A, तो ये A²। समीकरण नंबर कितनी A। अब B के कारण C पर बल वो चाहिए, तो वो कितना आएगा F2 वो कितना है K, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, तो ये हो जाएगा Q² अपॉन में कितना दूरी कितनी है A। ये समीकरण नंबर कितनी दे दी अपन ने 2। समझ आ गई बात। अब देखिए ये जो F1 और F2 है वो क्या 90 डिग्री पर एक दूसरे से, तो F1 व F2 का 2 के कारण परिणामी बल वो कितना होगा, वो मैंने ले लिया F12 ले लिया। F12 लेऊंगा तो आपने क्या पढ़ा है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो खाली क्या मिला F1 इक्वल्स टू में क्या पड़ा अपने पास F2, तो F12 कितना मिलेगा, ये F1 और F1, तो ये कितना हो गया 2F1 का स्क्वायर, और बाहर लेंगे तो ये √2F1 आएगा। तो यहाँ पे F12 की वैल्यू √2F1 का मान कितना पड़ा है KQ² अपॉन में कितना A², ठीक है। ये समीकरण नंबर दे दी कितनी 3। F1 और F2 का परिणामी है। अब 2 के कारण है, तीसरा कौन सा A बच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ आएगा A के कारण C पर बल, और वो कितना दिया हुआ है अपन ने F3 दिया हुआ है, तो ये आ गया F3 इक्वल्स टू K, यहाँ पे भी Q और ये भी Q, तो ये Q² अपॉन बीच की दूरी कितनी है a√2 है, तो यहाँ पे a√2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये KQ² अपॉन ये हो जाएगा 2a²। ये समीकरण नंबर कितनी दे दी अपन ने 4। अब देखिए F12 भी इसी दिशा के अंदर है, F3 भी इसी दिशा में, दोनों की समान दिशा है ना, तो जुड़ जाएगा। तो C पर परिणामी बल वो आएगा F की वैल्यू दोनों समान है, तो F12 प्लस F3, F12 प्लस F3, F12 का मान ये रहा, कितना दे रखा है आपको कि √2 KQ² अपॉन में A², फिर F3 का मान ये बड़ा, तो ये कितना है प्लस KQ² अपॉन 2A², इन दोनों में से कॉमन क्या है KQ² कॉमन आ रहा है, अपॉन में A² कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बच गया √2 बच गया, और यहां से क्या बच गया 1/2, और ये आपके पास परिणामी बल आएगा, वो इसका मात्रक होगा, वो कितना होगा न्यूटन होगा। तो कुल परिणामी बल है KQ² अपॉन A² √2 प्लस 1/2 न्यूटन आएगा।
ये जो बल है, अगर ए पे निकालोगे तो भी इतना ही आएगा, बी पे निकालोगे तो भी इतना, चाहे डी पर निकालोगे, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल आएगा वो इतना आएगा। ठीक है।